हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे छोड़ा था, उसके आगे हम देखते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। थ्योरी को हमने जो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स को हमने जो अप्लाई देखा है, स्टडी किया है, उसका क्या एप्लीकेबिलिटी है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था डैनियल जी ब्रिंटन ने। डैनियल जी ब्रिंटन ने दिया था अपने पेपर में। उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था एम्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था डैनियल जी ब्रिंटन ने। एक बुक थी उनकी, उन्होंने एक पेपर लिखा था जिस पेपर का नाम था द एम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ओके। और फ्रांस बॉस का नाम आपने सुना हुआ, आपने काफ़ी जगह इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। फ्रांस बॉस जो है वो उनको फादर भी कहा जाता है मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का। ओके। तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, इन्होंने स्टडीज़ काफ़ी इसके ऊपर की, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर इन्होंने जोर दिया। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में हमें का कंटेम्प्रेरी पीरियड में इसका बहुत रेलेवेंस है। अप्लाइड में हम क्या करते हैं, जो फाइंडिंग्स हम करते हैं, जो हम केस स्टडीज़ करते हैं डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटीज़ में, रूरल सोसाइटीज़ में, अर्बन सोसाइटीज़ में, तो हम उसको अप्लाई करते हैं। ओके। उसको हम अप्लाई करते हैं फाइंडिंग्स को। ओके। हम जो है इसका जब ब्रिटिशर्स इंडिया में कॉलोनाइज बनाया था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपना जो रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ किया था। ओके। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, उनको ये लगा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन अगर करनी है सही तरीके से, तो हमें इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके। तो बड़ी सारी जो हमें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ओके। तो अब जैसे अब रिचर्ड्स डैम्बो जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लोरिडा में रिसर्च की, इथनोग्राफिक रिसर्च। उन्होंने कल्चर की स्टडी, इथनोग्राफिक कैरी आउट किया। उन्होंने टीनेज कोकीन को स्टडी किया, कहाँ पे? फ्लोरिडा में। ये एक एग्जांपल है। ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी अब देखा जाए तो अब इसका रेमंड फर्थ ने क्या कहा? रेमंड फर्थ ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का काम होता है एंथ्रोपोलॉजी का। ओके। तो अब सोसाइटीज़ को, है ना, और साथ में जो सिविलाइजेशन है, तो उनको हम सफ़र नहीं कर सकते। इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है, ये रेमंड फर्थ ने कहा। ओके। तो क्लकोहन ने क्या कहा कि जो प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, है ना, तो वो क्या काम करते हैं, वो सोशल डॉक्टर्स हैं। क्लकोहन ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो सोशल डॉक्टर्स का काम करते हैं, है ना, रादर दैन सोशल इंजीनियरिंग। ओके। तो सोशल मेडिसिन जो है, डॉक्टर क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन। तो सोशल मेडिसिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी का। तो क्लकोहन ने कहा कि सोशल फील्ड इम्पॉर्टेंट फील्ड होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी का। और रेमंड फर्थ ने कहा कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सोशल इंजीनियर हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको है एक सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोस, इंजीनियरिंग का क्या काम है? डायग्नोस करते हैं, वो देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, डायग्नोस करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। डॉक्टर्स का काम है मेडिसिन देना, है ना, पता करना डिसीज़ कौन सी लगी हुई है और उसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। इवान रिचर्ड्स भी ने भी काफ़ी इन्होंने भी एंडोर्स किया
कि अब साइंटिस्ट का काम इनको करना है, ठीक है। तो अब अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? जो जो हमारे ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी में, वहाँ पे उन सब जगहों में हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो जब हम एप्लीकेशन पार्ट को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं अप्लाइड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो इसमें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बॉडी को स्टडी करते हैं, सोमैटोटाइप्स को स्टडी करते हैं, है ना, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, है ना। तो ये सारा पार्ट किस में आता है? अप्लाइड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, है ना। तो डिसीज़ एजिंग को स्टडी करते हैं, हम डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, है ना, पब्लिक न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं। तो ये सारा अप्लाइड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आता है। अप्लाइड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एग्जीबिशन कैरी आउट करते हैं, मटेरियल रिमेन्स हमें जो मिलता है उनको हम स्टडी करते हैं, तो हम स्टोर्ड सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, उनको साइट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं अप्लाइड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। अब सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाइड सोशियो एंथ्रोपोलॉजी थर्ड सब टॉपिक है, सब हेडिंग है। तो अब ये टाइप है, थर्ड टाइप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे कि सोशल जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, हम कस्टम्स को स्टडी करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, रिचुअल्स को स्टडी करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो हम उनके साथ उनको प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो सोशल वर्कर्स हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना। तो सोशल वर्कर्स, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स, फैक्ट्री वर्कर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्कूल पर्सनल। तो यहाँ पे जो है ये ये वर्क करते हैं बिजनेस के साथ, सोशल वर्कर के साथ, स्कूल पर्सनल के साथ, फिर फैक्ट्री वर्कर्स के साथ, मेडिकल प्रोफेशंस के साथ। तो ये एक्सपर्ट ये काम करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम जो स्कूल्स में लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उनके लिए हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं। ओके, तो ये एडवांटेज है, ये टाइप्स हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की। ओके, तो अब देखा जाए कि एंथ्रोपोलॉजी का आज के टाइम में क्या स्टडी है, क्या बेसिकली जो अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हम पुराने साइटों को खंगालते हैं, पुराने बिल्डिंग्स, पुराने जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हम एग्जीबिशन करते हैं, तो हम पता लगाने की तो उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे जो डिटेरियोरेशन हो रही है उस पे वहाँ पे आके जो रोल प्ले करता है ना, तो वो करता है अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पीक की जाती हैं, ट्राइबल की अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो उसके बाद जो इसकी जो हमारा जो है ना, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारी लैंग्वेजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ना। तो अब उसका अलग अलग एरियाज़ के साथ उसका कैसा रिलेशन है ना, तो क्या रिलेशन का स्टेटस क्या है ना। तो अब कुछ लैंग्वेजेस जो है वो एक्सटेंट हो जा रही हैं, तो उनको जो है हेल्प करने के लिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के तो अब स्कूल्स में ये एंथ्रोपोलॉजी काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो मल्टीपल जो लैंग्वेजेस होती हैं ट्राइबल्स की, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिस्ट्रक्शन से जो हो रही हैं करंट पॉइंट में कैसे जो ह्यूमन है वो करंट स्टेटस में अभी कैसे आ गया है। अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती हैं? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हमने स्टडी किया, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं
हम हम डिसीज़ को स्टडी करते हैं, हम मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ को स्टडी करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इन फील्ड्स में काम करते हैं। ओके, तो अब कैसे वो एडजस्टमेंट, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कैसे होती है हार्श क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट क्लाइमेट में, हायर क्लाइमेट में, ठीक है। तो इनको चीज़ों को जो है स्टडी किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल, कोई एक न्यू गिनिया में एक स्ट्रेंज डिसीज़ जो है वो वहाँ पे आ गई, तो उनको जो डॉक्टर कार्ल्टन थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक कोई कुरु को, एक डिसीज़ थी कुरु ट्राइब की, न्यू गिनिया की, न्यू गिनिया की एक ट्राइब था। तो वहाँ पे एक डिसीज़ सी हो गई, रिमोट कुछ एक यूनिक डिसीज़ उनको होने लगी, इन्फेक्शियस डिसीज़ थी। ओके, तो अब डॉक्टर कार्ल्टन ने, ठीक है, तो अब इन्होंने इसको डिस्कवरी की। तो इन्होंने कहा कि एक फैमिली के अंदर एजेंट्स होते हैं प्रियॉन्स, उसकी वजह से जो है इन डिसीज़ का होता है। तो डॉक्टर कार्ल्टन को क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। अब इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बैंड्स में काम करते हैं, ट्राइब्स में काम करते हैं। ओके, अब जो द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है हमारा, कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। तो वहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है। क्यों, वहाँ पे क्या किया है कि डेवलप किया है, प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, रिसर्च कैरी आउट की है, तो सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ओके, तो अब कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, है ना, तो उनकी हम स्टडी करते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, नॉलेज को हमने गैदर किया है। तो ये चीज़ों को अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में हम देखने को मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारी है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है ना। ओके, तो अब फ्रांस बॉस थे, फ्रांस बॉस ने, तो इन्होंने कहा कि कोई भी रेशियल सुपीरियर नहीं हुई, कोई भी रेशियल डिफरेंशिएशन जो है वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती। और इन्होंने कहा कि ये साइंटिफिकली फॉल्स है कि एक रेस सुपीरियर है, दूसरी रेस इन्फीरियर है, ये साइंटिफिकली फॉल्स है। तो यूनाइटेड नेशन ने 1963 में डिक्लेयर किया था। तो फ्रांस बॉस ने ये रिसर्च, इन फील्ड में रिसर्च की। ओके, तो अब माइनिंग इंडस्ट्रीज में ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं। ओके, अब गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करते हैं, है ना, कि किस तरह से उनकी सोशल नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम इंडिजिनस पीपल्स को डिसरिगार्ड नहीं देना चाहिए, उनको रिगार्ड्स देने चाहिए, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, सोशल वैल्यूज़, नीड्स को स्टडी करना चाहिए। ओके, तो कंट्रीब्यूशन को स्टडी किया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। तो आप देखते हैं इसमें बहुत सारी फ्रांस बॉस ने कंट्रीब्यूशन की, इंडिजिनस लोगों के वर्किंग की माइनिंग की। तो अब क्या होता था कि इंडिजिनस पीपल जो वहाँ के हैं उनको प्रॉब्लम्स को समझना है। जैसे हम पेपर बी में हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, गरीब हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है उनकी, तो उन प्रॉब्लम्स को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं और उनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अब देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, हम किन एंथ्रोपोमेट्री हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मेजरमेंट करते हैं, हम हाइट की मेजरमेंट करते हैं, लेग्स की मेजरमेंट करते हैं। इसमें फंक्शंस को स्टडी करते हैं और हमें उसकी परफॉर्मेंस का हम अंदाज़ा लगा पाते हैं।
हम एक्सरसाइज का अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो ये टर्म दी थी बिल रॉस ने दी थी। तो अब जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन बीइंग का, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो स्पोर्ट्स में हम इस चीज़ का बहुत ही बेनिफिट होता है। तो जैसे अब हेरिडिटरी का उसमें रोल होता है, एनवायरनमेंट का उसमें रोल होता है, वो हम स्टडी करते हैं। ओके, तो हम ह्यूमन बॉडी की मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो हम फिजिक को डिफाइन करते हैं, सोमेटोटाइप्स को डिस्कस करते हैं, लेप्टोसाइम है ना, तो पिकनिक है, लेप्टोसोम है ना, और एथलेटिक है। ओके, हम इन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बॉडी की मेजरमेंट्स की किनेंथ्रोपोमेट्री, तो हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट, वाइड विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने में हम हो जाते हैं। तो अब स्पोर्ट्स में इसका अभी क्या हुआ कि एक्सरे लिया गया 350 एथलीट्स का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, रोम ओलंपिक गेम्स का। ओके, तो इसमें क्या हुआ, हमें साइंटिफिक सिलेक्शन, हमें एथलीट्स की सिलेक्शन करनी है, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो रोल प्ले करता है, और कौन से कैसे उनकी परफॉर्मेंस को हम एनहांस कर सकें साइंटिफिक तरीके से। ओके, और उनकी लिमिट्स को कैसे हम एक्सटेंड कर सकें। ओके, हम ट्राइबल लोगों के गेम्स को स्टडी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। जैसे रोम ओलंपिक्स में एक्सरे किया था, रोम ओलंपिक गेम्स में एक्सरे लिया गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक्सरे लिया गया था। हम किस तरह से उनकी फिज़िक को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी एटीट्यूड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं गेम्स की में एक्सेल करने के लिए। ओके, तो केस स्टडीज़ आप देखने को मिलती हैं इनमें आपको बहुत सारी। अब वेट स्विमर्स का क्या होता है, स्विमर्स में आपको देखने को मिलती है लंग कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा होती है स्विमर्स की, है ना। तो बास्केट प्लेयर्स में आपको चेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंशन होती है ना। तो अब जो वेट लिफ्टर्स हैं उनका जो सर्कमफ्रेंस होता है चेस्ट का वो ज़्यादा होता है। ओके, तो आपने ये देखोगे, तो ये चीज़ों को स्टडी हम कर सकते हैं कहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स में। ओके, तो तो 1948 में स्टडी किया था यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक गेम्स को, कुरेटोन, CURE कुरेटोन ने स्टडी किया था। अमेरिकन ओलंपिक्स में जो अब हुई थी, रोम में भी ओलंपिक्स हुई थी तब भी स्टडी किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई थी उस पर भी स्टडी किया था। ओके, तो हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, तो अब देखा जाए कि डिफरेंट इवेंट्स के लिए हाइट आपको अलग चाहिए होती है, वेट आपको अलग चाहिए होता है, हाइट आपको अलग चाहिए होती है, एज अलग चाहिए होती है। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अब हर एक स्पोर्ट्स जो है वो एक अलग कैपेबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, तो वो हर एक स्पोर्ट में एक्सेल, वो उसकी एक्सेल वो किस स्पोर्ट में करेगा उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये किसने किया था, कुकुशिन ने सोवियत यूनियन स्टेट जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल कल्चर में इस चीज़ों को स्टडी किया। ओके, तो आप देखो क्यूरेटोन की स्टडी हम कोट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक्स गेम्स में, है ना, क्यूरेटोन ने स्टडी किया। आप इसके अलावा रिसेंट केस स्टडीज कोर्स कर सकते हैं, हाल ही में ओलंपिक्स गेम्स में जिसने कोई कंट्रीब्यूशन की है तो उसको आप इसमें कोट कर सकते हैं। कोई हाइट की स्टडी की है, वेट की स्टडी की है ना। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अब कुरेटन ने स्टडी किया था ओलंपिक गेम्स को। ओके, तो उसके बाद जो है
1928 में भी कोहल रॉश ने भी स्टडी किए थे 300 एथलीट्स एम्स्टरडेम के। कोहल रॉश, क्यूरेटोन, कुकुशिन, सोवियत यूनियन में हर एक स्पोर्ट का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट में और फंक्शनल कैपेबिलिटी में इंडिविजुअल की। ओके, तो ये कुकुशिन ने कहा। वो क्या थे? द सोवियत यूनियन स्टेट जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल कल्चर में उन्होंने कहा, जो अडल्ट स्पोर्ट्स पर मैन के ऊपर उन्होंने रिसर्च कैरी आउट की। ओके, तो इन चीज़ों को हम अब न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में हम न्यूट्रिशन को स्टेटस स्टडी करते हैं। अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव क्या है ना। हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कैसा होगा, सोशल पर्सपेक्टिव कैसा होगा, कल्चरल पर्सपेक्टिव कैसा होगा, वो हम इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी में इंटरेक्शन कैसे होगा, पॉपुलेशन में इसका इंटरेक्शन कैसे होगा, है ना। तो हम इसमें स्टडी करते हैं न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो किस तरह से हम जो है न्यूट्रिशन से ही ऐसा हुआ था कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ जो है वो कहाँ पे आके एग्रीकल्चर तक पहुँच गए। ओके, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से वो क्रैश क्रॉपिंग के तरफ बढ़ गए। वो क्यों बढ़ गए? क्योंकि न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी ने स्टडी किया इनको और बताया कि किस तरह से जो है कम्युनिटी लेवल पे तो हेल्थ हम कैसे बता सकते हैं, हेल्थ के बारे में, पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को हम कैसे उनको गाइड कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी का? स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो स्कोप में देखिए तो अब इसमें आप देखिए तो हमें बॉडी के अंदर 50 से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करे। ओके, तो अब इन जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी स्टडी को करते हैं, इनके काजेस को स्टडी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो किस तरह से हम डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, प्री नेटल से लेके लेट एडल्टहुड तक, तो उनमें न्यूट्रिशन किस तरह से वो उनकी जो बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर, जो बायोलॉजिकल एज के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे लाइफस्टाइल जो है वो डिटरमाइन करती है। ओके, तो अब तो सोशल अब एंशिएंट डाइट्स के बारे में स्टडी किया जाता है कि अब किस तरह से जो पर्सन से टीथ्स को, बोन्स को स्टडी करके, है ना, तो अब टिश्यूज हैं, हम किस तरह के जो फूड्स जो हैं वो दिए जाते थे। तो ये भी जो है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी इन चीज़ों की स्टडी करता है, क्योंकि जो स्टेबल आइसोटोप है वो है कार्बन। तो अब कार्बन जो है फूड के अंदर होता है, तो जब हम फूड खा रहे हैं तो टीथ्स में कार्बन स्टोर हो जाता है, बोन्स में स्टोर हो जाता है। तो हमें जो बोन्स मिले, टीथ्स मिली, तो उन्होंने क्या उसमें आया कि किस तरह से जो है आइसोटोपिक कॉम्बिनेशन को स्टडी किया। तो हम पुराने टाइम में क्या डाइट्स होती थी उसको हम स्टडी कर पाते हैं न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो ये हम देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो हम अब देखते हैं मलेशिया की बोल्टन ने स्टडी किया, एक ओरांग असली ट्राइब है, ओरांग असली। कुरेटन का नाम हमने देखा, कुछ नो का नाम हमने सुना, है ना, और हमने देखा उसका कोल रॉश का नाम भी हमने देखा न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में। अब इसमें हमने ट्राइब्स बोल्टन ने स्टडी की, कुशी असली, ओरांग असली ट्राइब ऑफ मलेशिया। ओरांग असली
टाइप ऑफ मलेशिया स्टडी की, तो उसने कहा कि जो विमेंस होती हैं वो छोटे एनिमल्स खाती हैं ताकि उनका वीक स्पिरिट हो जिनमें, वो खाती हैं। ओके, तो अब कंग ड्राइव को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है ना, तो वो ठीक रहता है, स्ट्रेस न्यूट्रिशनल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि उनकी डाइट डाइवर्स होती है, वो हंटिंग गैदरिंग करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की, तो उनका जो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस उनमें कम है। हांगकांग ऑफ कालाहारी डेजर्ट ली ने स्टडी की, तो किस तरह से कल्चरल इकोलॉजी, कल्चर में, एनवायरनमेंट में हमें अलग कार्य करने के लिए, तो उससे न्यूट्रिशनल स्ट्रेस उनमें नहीं होता है। तो कल्चरल इकोलॉजी और न्यूट्रिशन को रिलेट करके ली ने स्टडी की। ओके, एंशियंट डाइट्स को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो फूड टैबूस हैं, कुछ ऐसे फूड इंडिया में हम स्नैक्स नहीं खाते हैं, बट चाइना में, हांगकांग में वहाँ खाते हैं। ओके, तो अब कल्चर जब परमिट नहीं करता कुछ फूड खाने की, उसको हम बोलते हैं फूड टैबू। ओके, तो फूड टैबू अब केनिया में कुछ कल्चर्स में एग खाना, मीट खाना जो फॉरबिडन होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, कहाँ पे, केनिया में। ओके, तो इसमें जो फूड टैबूज का बड़ा ही इम्प्लीकेशन होता है किसके ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जब प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि क्या उसकी एप्लीकेशंस क्या रह सकती हैं हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर क्या एप्लीकेशंस रह सकती हैं। तो फूड, इसमें न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में हम फूड टैबू स्टडी करते हैं, हम एंशिएंट डाइट्स को स्टडी करते हैं, हम कल्चरल इकोलॉजी और न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं, हम सोशल एपिडेमियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं, जिसमें हमें मलेशिया में किया सोशल एपिडेमियोलॉजी ऑफ टाइप्स। ओके, तो चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो हम जो चाइल्ड रिंग प्रैक्टिस हैं उनमें हम स्टडी करते हैं। ओके, कुछ कल्चर्स में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, बॉटल फीडिंग होती है, तो उसकी एम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, है ना, तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके नुकसान हैं। ओके, तो क्योंकि हर एक कल्चर्स के अपने बिलीफ सिस्टम है, प्रैक्टिसेस हैं, है ना, लोकल फूड्स हैं, फूड टैबूज हैं, तो इन चीज़ों की सब वो ज़्यादा इम्प्लीकेशन रहती है। ओके, तो ये आ गया इन्फेंट और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करते हैं, फूड टैबू को स्टडी करते हैं, एंशिएंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स हमने डिस्कस करा, हमने एंथ्रोपोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस करा, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी ने डिस्कस किया। तो क्या हम स्टडी करते हैं उसमें, हम पुराने टाइम पे क्या फूड खाते थे उनको हम स्टडी करते हैं, हम न्यूट्रिशन स्टेटस को स्टडी करते हैं, एथलीट्स की न्यूट्रिशन स्टेटस को स्टडी करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ की न्यूट्रिशन स्टेटस को स्टडी करते हैं। अब जैसे पुराने ट्राइब्स हैं, बॉब बोल्टन ने स्टडी किया था, और रैंक असली ट्राइब ऑफ मलेशिया, उन्होंने कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो छोटे स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनको खाती हैं, उनमें वीक स्पिरिट होता है। ओके, अब कुछ कल्चर्स में ब्रेस्ट फीडिंग परमिटेड होती है, कुछ कल्चर्स में बॉटल फीडिंग ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उसमें क्या इम्प्लीकेशन होगा उसका न्यूट्रिशन के ऊपर, वो स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फूड टैबू, कुछ जगहों में फूड रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उनका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होता है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस वो भी हम देखते हैं, ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी हो जाती है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, तो उसका जो है कहीं कहीं उसको स्टिग्मा माना जाता है ना। तो अब वेस्ट अफ्रीका में क्या है, कल्चर है, वहाँ पे लड़कियों को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है और वो मोटी हो जाती हैं, और मोटी लड़कियों को माना जाता है ब्यूटीफुल, और वहाँ पे जो है उन्हीं से प्यार किया जाता है, उन्हीं से शादी की जाती है। तो कल्चर है वहाँ का ऐसा।
ओके। तो अब कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप थिन हो तो आपको आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, और आप बड़े साइज़ के हो तो आपको वो दर्शाता है कि आप खुश हो, आप है लव किया जाता है। तो अब क्यों हम सारे कुछ वर्ल्ड में लोग ओबीस हैं, क्यों हैं? क्योंकि हाई कैलोरी फूड मिल जाता है 24/7, है ना। तो अब हाई कैलोरी फूड रेयर था एंशिएंट टाइम्स में, है ना। तो इसलिए हम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और इसके इम्प्लीकेशन क्या है, काज क्या है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो हम देखते हैं, है ना। तो अब बेसिकली फूड को एज ए सिंबल भी किया जाता है, कुछ फूड एज ए कंफर्ट फूड माने जाते हैं। ओके। अब कुछ कंट्रीज में दाल चावल को कंफर्ट फूड माना जाता है ना। तो कंफर्ट फूड प्रोसेस है, सिंबॉलिक सिंबल्स के साथ उसको किया जाता है फूड को। ओके। तो ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं स्पोर्ट्स में। उसके बाद जब हम एंथ्रोपोलॉजी का देखो, हमने देखा उसका बायोलॉजी में भी उसका रिलेशन है, स्पोर्ट्स में हम उसका रिलेशन है, ओलंपिक्स में एथलीट्स को तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जब अमेरिकन में ओलंपिक गेम्स हुई थी, या फिर रोम्स में ओलंपिक गेम्स हुई थी, तो वहाँ पे एग्रेस किया गया, है ना, एथलीट्स का। तो उनकी स्पोर्ट्स का उनकी बॉडी के ऊपर, फिजिक के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होता है, उसको स्टडी किया गया, और किस टाइप की फिजिक जो है वो स्पोर्ट्स किस टाइप में, किस स्पोर्ट में ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, वो उन फिजिक को ट्रेन किया जाता है, उनको एथलीट बनाया जाता है, और उनको एक्सेल करने के लिए उनके लिए जो है प्रोग्राम तैयार किया जाता है। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं न्यूट्रिशियस फूड खाना कितना ज़रूरी है, और एंथ्रोपोलॉजी इन डिज़ाइन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। आप देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री क्या है बेसिकली, ये एक ब्रांच है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की हम मेजरमेंट करते हैं। ओके। तो बॉडी की शेप्स का पता चलता है, लेग्स की साइज का पता चलता है, हाइट का पता चलता है, लिम्स का प्रोपोर्शन पता चलता है। ओके। अब उसका क्या किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। और देखिए आप क्लकोहन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एंथ्रोपोलॉजी को ऐसे सोशल इंजीनियर काम करना चाहिए, या फिर एंथ्रोपोलॉजी को ऐसे सोशल डॉक्टर्स काम करना चाहिए। ओके। तो ये चीज़ें हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कस करी जाती हैं। ओके। अब इसमें आप देखिए, अब एंथ्रोपोमेट्री की जाती है ना। हमने डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने हैं, हमने कॉकपिट को डिज़ाइन करना है, हमने टैंक के इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, और हमें तो सीट्स को डिसाइड करना है, एरोप्लेन के कॉकपिट को डिज़ाइन करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सोमैटोमेट्री लेते हैं, है ना। तो हम मेजरमेंट करते हैं सोमैटोमेट्री, हम करते हैं ओस्टियोमेट्री। ओस्टियोमेट्री में हम बोन्स की हम मेजरमेंट करते हैं, क्रैनियोमेट्री हम स्केल की मेजरमेंट करते हैं, सिफालोमेट्री में हम हेड की मेजरमेंट करते हैं, हेलमेट डिज़ाइन करते हैं। ओके। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली जाती है, डिफरेंट जो मेजर्स है इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। तो अब इसमें एयरप्लेन की सीट्स डिज़ाइन की हैं, उसमें हम हैं सूट डिज़ाइन करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सूट्स की डिज़ाइनिंग जब की जाती है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो है वो का सहारा लिया जाता है। ओके। तो हम होती है स्टैट एंथ्रोपोमेट्री की, बॉडी की हाइट कैसी होगी, बॉडी की ओस्टियोमेट्री की जाती है, ओस्टियोमेट्री जाती है, और हम बॉडी के डिफरेंट फीचर्स को हम मेजर करते हैं, बॉडी के डिफरेंट चीज़ों को हम मेजर करते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं। डायनेमिक जब बॉडी मोशन में होती है तब उस टाइम पे हम डायनेमिक एंथ्रोपोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इन चीज़ों का हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में एंथ्रोपोमेट्री
में काफ़ी हेल्प करी। ओके, तो अब एंथ्रोपोमेट्री रिसर्च जो है वो चल रही है, तो डिज़ाइन करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ की डिज़ाइनिंग में हेल्प की जा रही है। जेट फाइटर्स की इजेक्शन सीट्स जो बनानी होती है वो ह्यूमन पोस्चर को एनालाइज किया जाता है। ओके, एयरफोर्स में इसका इम्पोर्टेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम फ्लाइट को तेज़ी से चला सकें। ओके, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया जाता है, फ्लाइट क्लोथिंग को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, हेलमेट को डिज़ाइन किया जाता है, मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। ओके, ऐसे आप डेंटिस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ जाता है ना, गायनेकोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ जाता है, ऑर्थोपेडिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो जाता है, पेडियाट्रिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इन डिज़ाइन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स किए जाते हैं, डिज़ाइन अदर इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, तो हम इसमें केस स्टडीज़ भी कोड कर सकते हैं। ओके, आप किनार्थ्रोमेट्री एंथ्रोपोमेट्री में हम पता है आपको कि हम बॉडी को मेजर करते हैं। ओके, तो हम इस यहाँ पे जो किनांथ्रोपोमेट्री, इस पे हम क्या करते हैं, तो इसमें बॉडी की मेजरमेंट्स की जाती है। ओके, तो हम बॉडी की मेजरमेंट्स करके हम उसकी कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं, उसकी प्रेडिक्ट करते हैं और उसकी मूवमेंट जो है कैसी रहेगी डिफरेंट थिंग्स में, ये है किनालमेट्री। तो यहाँ पे जो है इनमेट्री में हम बॉडी के पार्ट्स को गाइड करते हैं, तो इससे हमें वेलबींग हेल्थ का इंफॉर्मेशन हम लिए जाते हैं। यहाँ पे किनालमेट्री में हम प्रेडिक्शन की जाती है कि बॉडी फंक्शनिंग कैसी होगी। उसके बाद आता है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? बेसिकली ये एक सब फील्ड है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ये सब फील्ड है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो क्राइम्स हो जाता है, क्राइम सीन को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं फोरेंसिक एंथ्रोपोमेट्री को से। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से ये एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ही ब्रांच है। ओके, तो आप देखते हैं कि हम जब डेथ हुई थी तो उसका टाइम को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब स्केलेटन्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं लीगल पर्पस के लिए। मर्डर के जो विक्टिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, मिसिंग पर्सन हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में लिया जाता है। ओके, तो अभी कोई बॉडी पड़ी हुई है डेड बॉडी, उसको पता करना है कि ये किसकी है, तो उसको हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से हम स्टडी करते हैं। ओके, उसकी एज का भी पता चल जाता है, स्ट्रेचर चाहता है और कितने टाइम से उसकी डेथ हुई वो भी पता चलता है ना। एंसेस्ट्री भी हम कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि एंसेस्ट्री क्या है ना? तो रिकवरी में भी हम कर सकते हैं, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, मिसिंग हो जाता पर्सन, उसको रिकवर करना है। हम प्रोफाइल बनाते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाते हैं, एज सेक्स, वो हम बनाने में इस मिलेनियम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, जब असैसिनेशन हुआ जॉन एफ कैनेडी का, तो वहाँ पे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ने चीज़ों को इकट्ठा किया कि कहाँ से शॉट आया,
पहले तो ये कहा जा रहा था कि आगे से शॉट आया है, फिर बाद में जब फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ने स्टडी की तो बुलेट के होल को जब एग्जामिन किया, ओके, तो वहाँ पे लार्ज हॉल लैक्सियन मिला। तो शॉट जो है वो एक्चुअली कहाँ से आया था, बिहाइंड से आया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था, जो न्यूयॉर्क सिटी है, उनके ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, तो 2700 लोग जो है वो मारे गए थे। ओके, तो अब विक्टिम जो थे उन ब्लड सैंपल्स ले गए, है ना, बायोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाई गई, तो क्या था, मटेरियल रिमेन कैसा था। तो अब डीएनए का बड़ा ज़्यादा एनर्जी बची, टाइम बचा, है ना, तो उसे हम जरिए हम क्या किए, हमने रिमेन्स अटेंड किए। ओके, जेनेटिक टेस्टिंग की गई, विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना था। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। तो एरर का चाहता है कि एरर भी हो सकता है ना, तो इमोशनल ट्रॉमा, मर्डर, जब ब्रूटल मर्डर होता है उस टाइम पे जो एनालिसिस होता है, जो करते हैं उनका जो ट्रॉमा, जिस ट्रॉमा से जो स्केल्टन, जहाँ जो मर्डर चाइल्ड का जो स्केल्टन जब देखते हैं, है ना, तो इमोशनल ट्रॉमा से जो गुजरना होता है एक्सपर्ट्स को, वो देखने लायक है। या फिर नेचुरल है, बेनिफिशियल है, आप एंगर में हो, सैडनेस में हो, ठीक है, तो ये इमोशंस हैं, एंगरनेस, सैडनेस, आपकी डिसीजन मेकिंग को आपको गलत डायरेक्शन में ना ले जाए। ओके, तो अब एथिकल इश्यूज में भी इसमें इन्वॉल्व है, इमोशनल एंगल है इसमें, लीगल हैम्बल है। ओके, तो उसको कोर्ट द्वारा बुलाया जा सकता है, विटनेस उसको देनी होती है ना, कि क्या उसने एग्जामिन किया है, रिकॉर्ड जो क्या है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार। उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं कि इसने टेम्परिंग तो नहीं कर दी हुई है। तो लीगल इश्यूज़ कई बार फेस करने पड़ जाते हैं, इमोशनल ट्रॉमास कई बार फेस करने पड़ जाते हैं, एथिकल इश्यूज़ की भी कई बार फेस करने पड़ जाते हैं। ओके, अब को अटैक किया जाता है कोर्ट रूम पे। ओके, तो होते हैं बट इन चीज़ों को उनको टैकल करना होता है ना, गलती भी हो सकती है। तो ये चीज़ है, तो बड़े सारे एथिकल इश्यूज इसमें आ सकते हैं, गलती भी कर सकता है वो, मिस्टेक भी हो सकती है। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमने टाइप्स पढ़ी, हमने एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, हमने न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया, एंथ्रोपोलॉजी हमने डिज़ाइन ऑफ डिफेंस एंड इक्विपमेंट में पढ़ा, हमने फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, मेथड्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कैसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कैसे हम उनकी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, तो पर्सनल आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं, बंदे को हम पहचानते हैं, है ना, तो अनकॉन्शियस है उसको हम पहचानते हैं, क्रिमिनल को हम ढूंढते हैं, क्योंकि क्राइम सीन में आपको बाल मिलता है, ब्लड के दाग मिलते हैं, स्टेन्स मिलते हैं, हो सकता है फिंगरप्रिंट मिल जाए, टो के फिंगरप्रिंट मिल जाए, फुट के फिंगरप्रिंट मिल जाए, फुट प्रिंट मिल जाए, आपको फिंगरप्रिंट मिल जाए, बाइट मार्क्स मिल जाए,
तो इन चीज़ों को एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब पर्सोनल आइडेंटिफिकेशन जो है कैसे कैसे करी जाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है कि मेल है या फीमेल है। एज डिटरमिन किया जाता है कि यंग है, चाइल्ड है, यंग है, ओल्ड है। स्ट्रेचर को बताया जाता है, एथलेटिक है, फैट है या थिन है। एंसेस्ट्री को भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि किसका बेटा होगा। ओके, तो हम जैसे हम रेशियल पढ़ते हैं, निग्रॉइड, कॉकसॉइड, मंगोलॉइड, तो हमने इनको पढ़ा था किसके बेसिस पे? हमने फेस इंडेक्स पढ़ा, हमने नेसल इंडेक्स पढ़ा, हमने सिफेलिक इंडेक्स पढ़ा, है ना। एंसेस्ट्री डिटरमाइनेशन हो जाती है। तो हम क्या क्या करते हैं मेथड्स में? लाइफ की भी करते हैं और डेथ की भी करते हैं। अप्रोचेस क्या है? हम फिंगरप्रिंट को स्टडी करते हैं, जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, टो के फुट के प्रिंट्स मिलेंगे, तो उसको हम कैसे स्टडी करते हैं? पैटर्न को स्टडी करते हैं, रिच पैटर्न को स्टडी करते हैं। कम से कम कितने रिजेस? 8 रिजेस चाहिए। ऑल इंडिया जो फोरेंसिक साइंस कांग्रेस है, उन्होंने कहा कम से कम 8 रिजेस चाहिए हमें फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट एनालिसिस। दूसरा होता है स्केलेटन रिमेन्स। तो जैसे म्यूटिलेटेड हो, डिकम्पोज बॉडीज हो, तो उनको हम डिकम्पोज करते हैं स्केलेटन रिमेन से। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है ना। हम स्केलेटन को हम एनालाइज करते हैं कि इनका स्मॉल क्रेनियम साइज होता है, इनका बड़ा होता है। क्रेनियल स्ट्रक्चर, पोस्ट क्रेनियल स्ट्रक्चर, पेल्विस जो होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। और बोन से हमें टूथ से पता चल जाती है एज का। तो हम स्केलेटन रिमेन्स को भी स्टडी करते हैं, हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रहते हैं। जब फिंगरप्रिंट ना हो, उंगलियों के निशान ना हो, पैरों के निशान ना हो, तो हम स्केलेटन रिमेन्स पे ना हो, ट्रेस हो हमारे पास ब्लड का, हेयर का, सीमन का, तो हम क्या करते हैं? हम डीएनए प्रोफाइल जो है वो 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम सैंपल्स को मैच करते हैं। तो क्राइम सीन में हमें जो सैंपल मिला है उसका और जो सस्पेक्ट है उसका सैंपल लेते हैं, दोनों को मैच करते हैं। इससे हम क्राइम को, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट इसको बोलते हैं। स्केलेटन रिमेन्स को हम स्टडी करते हैं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस हम करते हैं, एंसेस्ट्री डिटरमाइन हम करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन हम करते हैं, एज डिटर्मिनेशन हम करते हैं, स्टेचर डिटरमिनेशन करते हैं। तो किस तरह से हम पर्सोनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं? फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स हैं पर्सोनल आइडेंटिफिकेशन के। ओके, तो डेड का हम क्या कर सकते हैं? हम स्टेन को टीथ को स्टडी कर सकते हैं, बोन्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर, डीएनए फिंगर प्रिंट फ्रॉम जो ब्लड स्टेन्स हैं वहाँ से हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं पर्सोनल आइडेंटिफिकेशन और रिकंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किए। अब उसके बाद आता है अप्लाइड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशल इंजीनियर्स हैं, सोशल डॉक्टर्स हैं,
इनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्राइब्स को स्टडी करनी चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी चाहिए, पैटर्निटी डायग्नोसिस कैसे हो रही है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ओके, तो कई बार क्या होता है, जब चाइल्ड की पैटर्निटी हमने वेरीफाई करनी है तो उस केस में हमें पैटर्निटी डायग्नोसिस करते हैं कि चाइल्ड का मदर कौन होगी, फादर कौन होगा, ताकि इसको एविडेंस को जो पैटर्निटी डायग्नोसिस का जो एविडेंस है उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि बच्चे का फादर मदर कौन है। ओके, तो अब मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में 4 चोरियाँ होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, कई बार क्लेम होता है, कोई काउंटर क्लेम करता है, रियल पेरेंट्स होते हैं या फिर ऐसे ही फिक्टिव पेरेंट्स होते हैं, तो वो कोर्ट इन चीज़ों को स्टडी करता है, पैटर्निटी डायग्नोसिस करता है। अब पैटर्निटी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, उसमें हम तो हाइट, वेट, एज, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, डर्मेटोग्लाइफिस किया जाता है, हम जो रिच पैटर्न्स होते हैं फिंगर्स के, पाम के, वो हम स्टडी करते हैं। तो हमने फिंगरप्रिंटिंग की, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया, हमने डर्मेटोग्लाइफिक्स को हमने स्टडी किया, तो हमने जेनेटिक एनालिसिस किया। जेनेटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल एनालिसिस, ब्लड ग्रुप देखते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, आरएच सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, कार्योटाइप एनालिसिस करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, मेंडेलियन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सीरोलॉजिकल मेथड स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, सीरोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं। तो हमने क्या करते हैं, चाइल्ड को जेनेटिक एनालिसिस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या वैल्यू ऑफ एक्स, हम जीन्स हैव ऑफस्प्रिंग में गया है, कितना गया है, वो हम नोट करते हैं, पैटर्निटी को हम नोट करते हैं फार्मूला से। तो हम पैटर्निटी एनालिसिस हमने इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस से करते हैं, सीरोलॉजिकल एनालिसिस से करते हैं, नॉन सीरोलॉजिकल एनालिसिस से करते हैं, केमिकल एनालिसिस से करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है, डर्मेटोग्लाइफिक्स है, जेनेटिक एनालिसिस है, बेसिस फॉर रेशियल जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी उसी में ये सारा आपको इसी में आप डाल सकते हो। मॉर्फोलॉजी में आपने बताया था नेसल इंडेक्स हो गया, हेड फेशियल इंडेक्स हो गया, हेयर कलर, आई, लिप्स, चिन, क्योंकि इनमें शेप इनकी अलग होती है, साइज इनका अलग होता है। इसमें हम पारी करते हैं, बिग टो का स्टडी करते हैं, सोल्स का स्टडी करते हैं। अब जेनेटिक एनालिसिस में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं। तो 3 एलीलीज हैं इसमें, ए है, बी है, ओ है। पर्सन जो है 2 को पोसेस करता है, तो ठीक है। फादर्स ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ओ है, मदर्स का ए बी ओ है। और अगर दोनों का ए है तो ए और ए होगा, अगर ए बी है तो ए बी और ए बी और ओ भी हो सकता है, अगर ए बी है तो ए बी होगा। तो ये चीज़ों को मदर्स ब्लड ग्रुप, हम चाइल्ड्स के ब्लड ग्रुप को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जेनेटिक एनालिसिस, सीरोलॉजिकल एनालिसिस हम करते हैं। तो मेथड्स हम पढ़ रहे थे, आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन के, अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स को हमने स्टडी किया, पैटर्निटी डायग्नोसिस को हमने स्टडी किया, आरएच सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट एलीलीज है, सी डी डी ई, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं।
एमएनएस सिस्टम को स्टडी करते हैं। 2 लिलीज होते हैं एमएनएन। ओके, बायोकेमिकल एनालिसिस जो हमें ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सीरोलॉजिकल एनालिसिस, क्रोमोसोमल एनालिसिस, ये सारा हम अप्लाइड जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 9.1 से 9.8 ये हर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो पैटर्निटी डायग्नोसिस हम करते हैं अप्लाइड में। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, इसको भी हमने कवर किया हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने कवर किया हुआ है। देखो, हमने पैटर्निटी डायग्नोसिस की, जेनेटिक काउंसलिंग की, अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी की हुई है। यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स फ्रांसिस गैल्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पीसीज को हेल्दी बनाते हैं और उसके अंदर हम जीन्स डाल देते हैं, नए जीन्स डाल देते हैं, ताकि जो रिस्क है उसको हम और तगड़ा बना सकें। उसका काम यूजेनिक्स फ्रांसिस गैल्टन ने किया। ओके, चार्ल्स डार्विन ने कहा था, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी कि नहीं की थी? अब यूजेनिकली जो साउंड होते हैं पर्सन, तो वो अपने फैमिली के साइज को बढ़ाते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है। और जो आउटस्टैंडिंग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो अब उनको परमिशन मिल जाती है उन वीमेंस की जिनके हस्बैंड जो है स्टेराइल है, या फिर हेरिडिटरी में इन्फेक्शन है, चिल्ड्रन बच्चे नहीं हो सकते, तो उनके केस में यूजेनिक जो मेल होता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, सेमन से बच्चे पैदा किए जाते हैं। और इनको वो बच्चे, क्योंकि हेल्दी बच्चे रहेंगे, क्योंकि वो यूजेनिक साउंड है बच्चे। पॉजिटिव ये चीज़ होता है कि हेल्दी जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नेगेटिव इन जीन्स का होता है कि डिफेक्टिव किए जाते हैं। अब यूजेनिक्स जो है वो किया जा रहा है ना। नाजी जर्मनी में हुआ था। तो अब जो रेशियल स्टेट थी 1933 से 1900, तो उनका क्या काम था, जर्मन पीपल को क्लींस करना। ठीक है, नाजी और जो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेरिलाइज की थी, ज्यूइश पीपल को वहाँ से खदेड़ा था, निकाला था वहाँ से, और दूसरी जो और कम्युनिटीज़ हैं उनको निकाला था। ठीक है, जो अनहेल्दी जीन्स जिनमें थे उनको निकाला, जो डिसेबिलिटी जिनमें उनको बाहर दिया, उनको स्टीराइल कर दिया। तो ये चलाया था यूजीन। अब ऐसा नहीं है कि जर्मनी भी ने इसका सपोर्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसका सपोर्ट करा, कनाडा में भी इसको मानते हैं। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो अब वो इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने लिटरेचर का आ रहा है, एकेडमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की है। तो इसमें क्या आता है, स्टेरिलाइज किया जाता है,
ज़बरदस्ती, मैंने बताया आपको जर्मनी में हुआ था, अबॉर्शन करता है, सिस्टम को प्रमोट होता है, एथिकल इश्यूज है। तो यह है यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स थ्योरी जो है, अब यूथेनिक्स क्या है? यूथेनिक्स में हम जीन से हम इम्प्रूव करते हैं रेसेस, और यूथेनिक्स में हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूथेनिक्स। अब आगे यूथेनिक्स। अब जो डिफेक्टिव पैदा होते हैं उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं यूथेनिक्स। यूजीन्स हमने पढ़ा, जीन्स, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, एनवायरमेंट, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, फेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स। हम बॉर्न होते हैं डिफेक्टिव, उनको ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो अब डीएनए टेक्नोलॉजी, डिसीज और मेडिसिन में इसका एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो थोड़ा सा एक सेरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स क्या है? अब जेनेटिक्स की दोनों ब्रांचेस हैं। सीरोजेनेटिक्स में हम प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं, साइटोजेनेटिक्स में हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल की बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब मेल्स एंड फीमेल में गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस होती हैं, तो इससे क्या होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, ओवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब सीरोजेनेटिक्स इन जो की स्टडी करता है, सीरोलॉजिकल प्रोटीन की स्टडी करता है, सीरम फैक्टर्स की स्टडी करता है। आप साइटोजेनेटिक्स वो स्पेशल सेल्स की स्टडी करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को स्टडी किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग को हमारी इसने ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है, मेल की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है। ओके, अब एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, का प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। अब फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको बोलते हैं ओस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये सेक्रेट किया जाता है। तो ये हाई होता है ओस्ट्रोजन बिफोर ओवुलेशन। और अब दूसरा हार्मोन है, ओस्ट्रोजन है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो ये सिक्रीशन होती है हार्मोन की। ओके, इंसुलिन एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। अब रिलैक्सिन क्या है, यूट्रस, और ये क्या करता है, वजीना को डायलेट करता है फॉर बर्थ। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को स्टडी किया, मेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। ओके, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इसमें अप्लाइड जेनेटिक्स में। तो अप्लाइड जेनेटिक्स से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं। ये पूरा निचोड़ है पेपर 1 का, आप इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है ना। सेरोजेनेटिक्स क्या है, साइटोजेनेटिक्स क्या है, सेल्स की हम स्टडी की, क्रोमोसोम्स की हमने स्टडी की, एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को हमने स्टडी की, फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, मेल सेक्स हार्मोन है उसको हमने स्टडी किया। ओके, तो अब जो सीरम फैक्टर्स की स्टडी करता है सेरोजेनेटिक्स, तो साइटोजेनेटिक्स जो है वो स्पेशल सेल्स की स्टडी करता है, क्योंकि सारे ओवम रिलीज करते हैं, टेस्टिस गोनाड्स होते हैं, तो स्पर्म और ओवा बनता है।
तो इसको सिस्टम जो है वो सीरम फैक्टर बोला जाता है। ये सारा सिस्टम रेगुलेट करता है सीरम फैक्टर, तो सीरम फैक्टर को स्टडी करता है साइट सेल जेनेटिक्स। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यहाँ तक ही रखते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।